हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस पढ़ेंगे जो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में दिए गए हैं। आई एम होपिंग कि आप मेरे पिछले वीडियोस देख चुके हैं बिकॉज इस वीडियो में कुछ रेफरेंसेस आएंगे जो आपको पहले से पता होने चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी आएंगी। वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस होता क्या है? वॉइड मैरिज वो होती है जो शुरू से ही वॉइड है, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है शुरू से ही इन द आइज ऑफ लॉ। एंड बिकॉज उसका कुछ एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जो पार्टीज़ हैं वॉइड मैरिज की, उन्हें नेसेसरी नहीं है कि वो कोर्ट जाके डिक्री पास कराएं और डिक्लेयर कराएं कि उनकी मैरिज वॉइड है। वो अगर कोर्ट नहीं भी जाते तो भी वो मैरिज वॉइड ही ट्रीट की जाएगी। लेकिन वॉइडेबल मैरिजेस वो होती है जिनमें जब तक आप कोर्ट जाके डिग्री पास नहीं कराते, एनलमेंट की डिग्री आप नहीं लेते कोर्ट से, तब तक वो बाइंडिंग और वैलिड मैरिज कंसिडर की जाती है। वो पार्टीज़ अपनी अंडरस्टैंडिंग से वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर नहीं कर सकते, उन्हें कोर्ट जाके ही डिग्री लेनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मैरिज की यूनियन में हस्बैंड एंड वाइफ रहे थे और फ्यूचर में हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वाइफ को सक्सेशन के लिए डिटरमाइन करना है कि उनके पास शेयर आएगा नहीं आएगा। तो जो वॉइड मैरिज है, अगर उनकी मैरिज वॉइड रही थी, हस्बैंड की अभी तो डेथ हो गई है लेकिन उनकी जो मैरिज वॉइड रही थी, तो वाइफ सक्सेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है क्योंकि वो मैरिज का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं था। लेकिन अगर उनकी मैरिज वॉइडेबल रही थी, इन दैट केस उनने कोर्ट से डिक्लेयर तो कराया नहीं था, एनलमेंट की डिग्री तो नहीं ली थी, ऐसे केस में वाइफ सक्सेशन के लिए एंटाइटल्ड रहेगी। अब हम आगे देखेंगे कि किन ग्राउंड्स पे मैरिज वॉइड होती है और किन ग्राउंड्स पे मैरिज वॉइडेबल होती है। सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिजेस की। इसमें दिया गया है कि कोई भी मैरिज जो इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद सोलमनाइज की गई है, यानी कि 1955 के पहले की जो शादियां हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। कोई भी मैरिज इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद सोलमनाइज हुई है, उसमें ये 3 चीज़ें रही थी तो वो मैरिज वॉइड मानी जाती है। ये 3 जो कंडीशंस हैं सेक्शन 5 में दी गई हैं, अपन ने उन्हें डिस्कस किया है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बायगैमी यानी कि 2 वाइफ का होना, सेकेंड मैरिज हिंदू लॉ में अलाउड नहीं है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और सपेंड रिलेशनशिप, कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिनके बीच में शादियाँ नहीं की जाती, कुछ ऐसे क्लोज रिलेशनशिप होते हैं। ये डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, आप चाहें तो मेरा वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब रमेश वर्सेस राजपत में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि कस्टमरी डाइवोर्स को वैलिड माना जाता है। जैसे कोई हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो कोर्ट ना जा कर के अपने जो कस्टम्स हैं उनके हिसाब से ही डाइवोर्स ले लेते हैं और अलग अलग रहने लग जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड अगर वापस से शादी करता है तो वो बाइगेमी के अंदर नहीं आएगी और वो सेकंड मैरिज उनकी जो है वो वॉइड नहीं होगी सेक्शन 11 के अंदर, क्योंकि भले ही उनने कोर्ट से डाइवोर्स नहीं लिया था लेकिन कस्टमरी डाइवोर्स उनका कंसिडर किया गया था। देन MM मल्होत्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इफ स्पाउसेज ऑफ सच वॉइड मैरिज रीमैरीज, उसको बाइगेमी नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनकी प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप के कारण हम मान लें कि मैरिज वॉइड थी सेक्शन 11 के अंदर, उनका काफ़ी क्लोज रिलेशन था और उस कारण उनकी मैरिज वॉइड थी। तो वॉइड मैरिज में ऑब्वियस सी बात है कोर्ट से डिग्री लेना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसी मैरिज को उनने अपने आप ही वॉइड ट्रीट करके, हस्बैंड ने वापस से शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, तो उस सेकंड मैरिज को बाइगैमी नहीं बोला जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि उनकी सेकंड जो मैरिज है, हस्बैंड ने दूसरी जो शादी करी है वो वॉइड है बिकॉज दैट इज़ बाइगैमी, क्योंकि उनकी पिछली मैरिज तो ऑलरेडी वॉइड थी। तो इस मैरिज को, ये बाद वाली मैरिज को प्लूरल मैरिज नहीं ट्रीट किया जाएगा। देन इस फॉलोइंग केस लॉ में हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा था ओनली अ पार्टी टू मैरिज में इनिशिएट अ प्रोसीडिंग। इस केस में हुआ क्या था कि हस्बैंड ने अपनी पहली वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी कर ली,
लेकिन जो फर्स्ट वाइफ थी वो उस दूसरी शादी में पार्टी टू मैरिज नहीं थी, इसलिए वो जो उनकी दूसरी शादी है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में साफ लिखा है ओनली ए पार्टी टू मैरिज में इनिशिएट प्रोसीडिंग। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि द फर्स्ट वाइफ बीइंग कंसर्न पर्सन, उन्हें इस मैटर में फ़र्क पड़ता है, इस उनकी दूसरी शादी से ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, तो उन्हें सूट फाइल करना पड़ेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वो उनके अपने हस्बैंड की सेकेंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो एससी वॉइड मैरिज के स्पाउसेस हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फॉलोइंग केस लॉ में कहा था। एंड इसके अलावा सेक्शन 16 हमारे हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है कि वॉइड मैरिज से जो चिल्ड्रन हुए हैं, जो बच्चे हुए हैं, उन्हें लेजिटिमेट ही माना जाएगा। वॉइड मैरिज है, उनके पेरेंट्स की वॉइड मैरिज रही थी, इस कारण से उन्हें इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 12 पे, जो वॉइडेबल मैरिजेस की बात करता है। ये बेयर एक्ट की डेफिनेशन है, आप चाहे तो एक बार रीडिंग देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, बट हम सारे पॉइंट्स आगे सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। देखिए, वॉइडेबल मैरिजेस के लिए ये 4 ग्राउंड दिए हुए हैं। इन 4 ग्राउंड के होने से कोई भी मैरिज वॉइडेबल हो जाती है। फर्स्ट है इम्पोर्टेंस, देन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, थर्ड है कि कंसेंट फ्रॉड या फोर्स से ली गई थी, फोर्थ है कि जो वाइफ थी वो मैरिज के टाइम किसी और से प्रेग्नेंट थी। इन चारों पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप बेयर एक्ट में ये ध्यान दे सकते हैं कि वॉइडेबल कोई भी मैरिज डिक्लेयर कराई जा सकती है जो एक्ट के कमेंसमेंट के पहले भी हुई हो या बाद में हुई हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि वॉइड मैरिजेस में था कि सिर्फ 1955 के बाद की मैरिजेस वॉइड उन ग्राउंड्स पे होंगी, लेकिन वॉइडेबल मैरिजेस में ऐसा नहीं है। भले वो 1955 के पहले की मैरिज हो, वो भी वॉइडेबल होगी अगर ये ग्राउंड्स उनमें रहते हैं तो। अब हम पहले पॉइंट की बात करें जो कि है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि ऑर्डिनरी और कंप्लीट इंटरकोर्स का ना होना। जो मैरिटल इंटरकोर्स को वेटेज दिया जाता है बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द पर्पस ऑफ मैरिज। सो कंज्यूमेशन अगर नहीं है तो इस ग्राउंड पे मैरिज वॉइडेबल है। कोई भी पार्टी जो अग्रीव पार्टी है वो जाके कोर्ट से डिग्री ले सकती है। दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमारी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अ पार्टी इज इम्पोर्टेंट इफ हिज और हर मेंटल और फिजिकल कंज्यूमेशन इज सच दैट इट मेक्स कंज्यूमेशन इम्पॉसिबल। यानी कि पार्टी की फिजिकल या मेंटल कंडीशन, ज़रूरी नहीं सिर्फ फिजिकल कंडीशन या फिजिकल रीज़न हो, मेंटल रीज़न से भी अगर कंज्यूमेशन नहीं हो पा रहा तो इम्पोर्टेंसी मानी जाएगी। जो इस सेक्शन में इम्पोर्टेंसी की बात की गई है उससे स्टेरिलिटी या कंसेप्शन का लेना देना नहीं है, यानी बच्चे पैदा कर पाना ना कर पाना उसकी बात नहीं की गई है। इसमें ऑर्डिनरी एंड कंप्लीट इंटरकोर्स की ही बात की गई है। और ये भी एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि ज़रूरी नहीं कि जो पर्सन है वो दूसरों के साथ फिज़िकल हो पा रहा है लेकिन अपने स्पाउस के साथ फिज़िकल नहीं हो पा रहा, उस केस में भी इम्पोर्टेंसी कंसिडर की जाएगी। जो इंटरकोर्स करने की इनकैपेसिटी है वो ज़रूरी नहीं कि सबके साथ हो, अपने स्पाउस के साथ इनकैपेसिटी है, इम्पोर्टेंसी है, अपने स्पाउस के साथ ही नहीं कर पा रहे इंटरकोर्स, बाकी सबके साथ केपेबल है करने के लिए, तो भी वो ग्राउंड बनेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ विलफुल रिफ्यूज़ल। अगर कोई अपनी इच्छा से सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना करता है तो वो भी इस पॉइंट के अंदर आएगा, इस ग्राउंड के अंदर आएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि शॉर्ट पीरियड के लिए मना किया हस्बैंड या वाइफ ने इंटरकोर्स के लिए, महीने भर के लिए या 2 महीने के लिए मूड नहीं है तो इंटरकोर्स के लिए रिफ्यूज़ किया, वो यहाँ पे सेक्शन 12 में ग्राउंड नहीं बनेगा। लेकिन लंबे समय के लिए अगर रिफ्यूज़ल है इंटरकोर्स का, मान लीजिए साल भर तक इंटरकोर्स, मैरिटल इंटरकोर्स हो ही नहीं रहा है, तो विलफुल रिफ्यूज़ल जो है सेक्शन 12 में अवॉइडेबल के लिए ग्राउंड बन सकता है। नाउ जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, ये भी हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 5 वाले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। मेंटल कैपेसिटी जो
एक शादी की यूनियन में एंटर होना, मैट्रिमोनी कंटिन्यू करने की मेंटल कैपेसिटी की बात है यहाँ पे। और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ हैवीली रहता है पेटिशनर पे। उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि जो स्पाउस है वो अनसाउंड माइंड के हैं या किसी मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। नाउ थर्ड ग्राउंड है कंसेंट बाय फोर्स या फ्रॉड। आपने शादी की कंसेंट या तो फोर्स से या फ्रॉड से ली है, मतलब धोखे से या ज़बरदस्ती से कंसेंट ली है शादी की, तो भी जो मैरिज है वॉइडेबल होगी। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि हर मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट फ्रॉड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्टी की वेल्थ का गलत अंदाज़ा था दूसरी पार्टी को, और कुछ फैक्ट्स कंसील भी किए गए जिससे सामने वाली पार्टी को, सामने वाले स्पाउस को ये समझ नहीं आया कि क्या वेल्थ स्टेटस है। ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन है, ऐसा कंसीलमेंट फ्रॉड अमाउंट नहीं करेगा। फ्रॉड के दायरे में वही मिसरिप्रेजेंटेशन आते हैं या कंसीलमेंट आते हैं जिनकी अगर जानकारी होती तो जो पेटिशनर है वो शादी के लिए राज़ी नहीं हुआ होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हस्बैंड डॉक्टर है ऐसा झूठ बोला गया, या फिर वाइफ को कैंसर था शादी के पहले से ये फैक्ट छुपाया गया, या पहले शादी कर चुके थे पार्टनर ये फैक्ट छुपाया गया। ये सारे ग्राउंड फ्रॉड के उसमें दायरे में आ सकते हैं। ये केस लॉ से ही लिखे हैं मैंने। अब फोर्स या फ्रॉड के होने पर भी शादी वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली तो ये कि फोर्स ख़त्म हो गया है या फ्रॉड डिस्कवर हो गया है, उसके 1 साल के अंदर कोर्ट में पिटीशन पेश हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको फ्रॉड डिस्कवर हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड डॉक्टर है, ये फ्रॉड करके शादी की गई और वाइफ को ये पता चल गया है कि हस्बैंड डॉक्टर नहीं है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और ऐसा पता चलने के भी 3-4 साल बाद पिटीशन पे कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस में डिक्री नहीं मिलेगी। फ्रॉड डिस्कवर होने के या फोर्स ख़त्म होने के 1 साल के अंदर पिटीशन प्रेजेंट करना ज़रूरी है। सेकंड लिमिटेशन ये कि अगर जो अग्रीव पार्टी है जिनके साथ फोर्स या फ्रॉड हुआ है, वो ऐसा फोर्स ख़त्म होने के बाद या फ्रॉड डिस्कवर होने के बाद अपनी कंसेंट से पार्टनर के साथ रहने लगते हैं, उस केस में भी सेक्शन 12 के अंदर कोर्ट से डिक्री नहीं ग्रांट की जाएगी। ये 2 लिमिटेशंस बेयर एक्ट में ही दिए गए हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है सेक्शन 12 में, वो ये कहता है कि शादी के टाइम पे वाइफ अगर प्रेग्नेंट थी, किसी और के चाइल्ड वो बेयर कर रही थी, उस केस में भी मैरिज वॉइडेबल रहेगी। लेकिन इस केस में हस्बैंड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि उन्हें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि शादी के टाइम पर जो वाइफ प्रेग्नेंट थी। हालांकि बर्डन ऑफ प्रूफ वहाँ तक एक्सटेंड नहीं होगा कि उन्हें ये प्रूफ करना पड़े कि वो फादर नहीं है। उन्हें बस इतना प्रूफ करना रहेगा कि वाइफ शादी के टाइम पर प्रेग्नेंट थी एंड ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। इसमें भी लिमिटेशंस दी गई है। इस पॉइंट में भी 3 लिमिटेशंस जो हैं वो ये कि एक तो पेटिशनर मतलब हस्बैंड को ये फैक्ट पता नहीं होना चाहिए शादी के टाइम पे। अगर उन्हें ऑलरेडी पता है कि वाइफ किसी और से प्रेग्नेंट हैं, उसके बावजूद वो शादी करते हैं, उस केस में वो वॉइडेबल नहीं करा सकते अपनी मैरिज सेक्शन 12 में। सेकेंड लिमिटेशन इसमें भी 1 ईयर पीरियड है कि पिटीशन शादी के 1 साल के अंदर प्रेजेंट की जानी चाहिए। लेकिन नंदकिशोर वर्सेस मुन्नी बाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो 1 ईयर का पीरियड है ये मैक्सिमम नहीं है। अगर मान लीजिए 6th मंथ में ही हस्बैंड को जानकारी हो जाती है इस फैक्ट की, प्रेगनेंसी, वाइफ की प्रेगनेंसी की, और उसके बावजूद वो 11th मंथ में पिटीशन लेके आते हैं और 6 से 11वें महीने तक वो साथ रह रहे होते हैं, उस केस में डिग्री नहीं दी जाएगी। अगर आपको 6th मंथ में ही डिस्कवर हो गया ये फैक्ट, आप वाइफ की प्रेगनेंसी का पता चल गया है, तो आपको आगे साथ रहना कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था और पिटीशन उसी टाइम फाइल कर देनी चाहिए थी। ऐसा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। देन जो थर्ड लिमिटेशन है, आखिरी लिमिटेशन जो है इस पॉइंट में, इस ग्राउंड में, वो ये है कि इस फैक्ट के पता चलने के बाद मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ होना चाहिए।
अगर मैरिटल इंटरकोर्स होता है इस फैक्ट के पता चलने के बाद भी, तो ये मान लिया जाएगा कि जो हस्बैंड ने जो फैक्ट है प्रेगनेंसी का उसे कंडोन किया है, यानी कि उसे उसके पता होने के बाद भी उनने एक्सेप्ट कर लिया है। सो ये था सेक्शन 11 और सेक्शन 12 में हमने आज जाना कि वॉइड अवॉइडेबल मैरिजेस होती क्या है और इनके क्या ग्राउंड होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।